कि मैं एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सालों से काम कर रहा था। और पहले मैं द वीक मैगजीन में एज अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मैं काम करता था एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। और मैंने जानबूझकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चुना था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि लोगों को सच बताना और शैतान को शर्मिंदा करना ये एक पत्रकार की जिम्मेदारी है। और खास करके खबर वही होती है जो छप के ना आए, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। तो ऐसी खबर ढूंढना, और ऐसी खबर ढूंढते वक्त खासकर जैसे आपने कहा कि एक जज की हत्या का पूरा मामला था, तो ऐसा तो नहीं था कि पूरी सिस्टम खड़ी थी कि मैं अप्लाई करूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे चाहिए और मुझे दे देंगी। तो हर चीज मतलब खोज के निकालनी थी। खासकर इस किस्म के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट्स जो है, क्योंकि फैमिली के पास कुछ नहीं था, फैमिली के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं था, पंचनामा की कॉपी नहीं थी, उन्हें कुछ दिया गया नहीं था, और वो बात करने के लिए भी शुरुआत में तैयार नहीं थे। तो ये 1.5 साल करीब इन्वेस्टिगेशन मेरा चल रहा था। 1.5 साल के बाद सारे एविडेंसेस जब मेरे पास आए, मिसाल के तौर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिकमेंडेशन रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, विजेरा रिपोर्ट, तो ये सारी रिपोर्ट्स जब आए, और रिपोर्ट्स हाथ में आने के बाद जब उसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आ रही थी, जिससे साफ ये पता चल रहा था कि ये मर्डर है। तो उस वक्त मैंने फैमिली से बात करना शुरू किया और फैमिली ने मुझसे बात की। एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैं ये जानता था कि इस स्टोरी की गंभीरता कितनी है, क्योंकि कहा जाता था कि भारत के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन के खिलाफ वो शायद स्टोरी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में मुझे मालूम था कि मुझे कितनी एहतियात बरतनी चाहिए। तो मैंने जो वीडियो इंटरव्यूज भी किए थे वो मैंने 2-2 या 3-3 कैमरे पे किए थे, जानबूझकर इसलिए किए थे ताकि कोई आगे चलकर ये ना कहे कि ये हिडन कैमरा से किया है, स्पाई कैमरा से किया है। कि मतलब दो कैमरे रिकॉर्ड करते थे कि मेन कैमरा लगा के खुले में ये इंटरव्यू हो रहा है। तो ये सारी एहतियात मैंने इंटरव्यूज के वक्त बरती थी। और फिर मैंने वो एक्चुअली द वीक मैगजीन के लिए काम करता था, तो द वीक मैगजीन में ये स्टोरी फाइल की थी। लेकिन 7-8 महीने वो उस स्टोरी पर बैठे रहे, और फरवरी में मैंने फाइल की थी। नवंबर में उन्होंने मुझे बताया कि हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे। जब उन्होंने बताया कि पब्लिश नहीं करेंगे, तब तुरंत मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मैं पर्सनल जाती तौर पर उस स्टोरी के साथ कमिट हो चुका था। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की एक दूसरी दिक्कत रहती है कि हम जब फील्ड पर 1.5 साल काम करते हैं तो सैकड़ों लोगों के साथ बातें करते हैं और एक उम्मीद उनके मन में जगा देते हैं, वो एक उम्मीद को जन्म देते हैं। तो उसके बाद वो हमसे फॉलो अप करने लगते हैं कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। और ऐसी सूरत में जब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने इतना समय निकल जाता है, तो उनको आशंका होने लगती है कहीं इस स्टोरी के लिए कुछ सेटलमेंट ना हो गई हो। तो एक इन्वेस्टिगेटिव ऑनेस्ट जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। तो तुरंत मैंने वहां रिजाइन किया और मैं कई जगह कोशिश कर रहा था कि ये स्टोरी पब्लिश हो। कैरावैन मैगजीन में हरतोष बल और विनोद जोश दोनों ने इसकी गंभीरता भी जानी और इसकी सच्चाई भी जानी। तो लीगल वेटिंग वगैरह वो सब सारी प्रोसेस, फैक्ट चेकिंग सब करने के बाद ये स्टोरी द कैरावैन मैगजीन में पब्लिश हुई। अब किताब की जो बात है, एक तो बात यह है कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कितने कठिनाइयों से गुजरता है जब वो इस किस्म की एक स्टोरी करता है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि आरटीआई से जो पेपर्स आए हैं उसके ऊपर आप स्टोरी कर रहे हो। ये बहुत गंभीर इन्वेस्टिगेशन था, जिसमें मेरा कई बार पीछा किया गया था, मुझे मारने की कोशिश की गई थी, हमले करने की कोशिश हुई थी, बहुत कुछ उस दौरान हुआ था। और मेरी नौकरी भी मैंने दांव पे लगा दी थी, ये जानते हुए लगा दी थी कि अब तो मेरे पीछे कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, तो जान का भी खतरा हो सकता है, ये जानते हुए वो सब किया था। तो आज जो खासकर गोदी मीडिया के दौर में लोगों का जो जर्नलिज्म से भरोसा उठने लगा है,
उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि एक इस किस्म की भी किताब आनी चाहिए कि जब आप सच्चाई से जर्नलिज्म करते हो और वाकई में लोगों को सच बताने की कोशिश करते हो, तो किस दौर से कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो द लाइफ ऑफ अ जर्नलिस्ट ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से हथकंडे अपनाए गए, सरकार ने उसमें क्या क्या किया, वो सारी बातें लोगों ने जानना जरूरी था। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जो पब्लिश नहीं हुआ था, हमारी जो कैरावैन मैगजीन में स्टोरीज आई थी, वो एक चीज है जो इसमें आई है, इस किताब में है। और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स के सारे टर्म्स जो है नॉमेनक्लेचर, वो पूरा मेडिकल नॉमेनक्लेचर है, लेकिन आम आदमी अगर उसको गूगल भी करेगा तो भी वो समझ पाएगा कि ये मर्डर है। दूसरी बात, मेरा एक सोर्स था, और उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला 18 अप्रैल को आया था, 18 अप्रैल 2018 को, और उन्होंने वो जो पिटीशन थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो खारिज की थी। उसके बाद 30 जुलाई 2018 को मेरे उस सोर्स का भी मर्डर हुआ। तो वो कई सारे लोग जानते नहीं थे, और उसने ट्वीट किया था, तो मुझे लगता था कि वो भी लोगों ने जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सारी बातें थी जो मैं सोचा, और उसके हिसाब से वो पूरी किताब लिखी। अंग्रेजी में ऑलरेडी आ चुकी है, मराठी में आ चुकी है, अब हिंदी में आ रही है, एक हफ्ते में आएगी वो किताब, फिर बंगाली और कन्नड़ा में भी आ रही है। जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब किस तरह से मेरा पीछा कर रहे थे, क्योंकि आप जानते होंगे जज लोहिया की हत्या नागपुर में हुई, और नागपुर तो गढ़ है, आज जो सत्ता में बैठे हैं। उस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के थे, वो भी नागपुर से आते हैं। नागपुर अपने आप में एक आरएसएस का हेडक्वार्टर है। तो जब मैं वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नागपुर में था, काफ़ी सारे दिन मैं वहाँ पे था, उस वक्त कई बार मेरा पीछा कर रहे थे, इनफैक्ट हर रोज़ करते थे। हर रोज़ मैं जहाँ जिस होटल में रुकता था तो वहाँ पर आते थे, तो मुझे रोज़ाना होटल बदलना पड़ता था। फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हर 2 किलोमीटर बाद चेंज करना पड़ता था। 2 किलोमीटर ऑटो रिक्शा से जाओ, फिर थोड़ा सा पैदल जाओ, फिर बस में से जाओ, फिर ऑटो रिक्शा पकड़ो। तो ये बहुत कुछ वहाँ करना पड़ रहा था। एक बार मैं जब जज लोहिया के पिताजी को मिलने लातूर डिस्ट्रिक्ट में, उनका एक छोटा सा गांव है गाते गांव, वहाँ गया था, और मुझे याद है 25 नवंबर 2016 उस दिन मैं वहाँ पे था। और वहाँ से मैं जब वापस आ रहा था तो लातूर से उस्मानाबाद, उस्मानाबाद से पुणे, पुणे से मुंबई, तो पुणे तक करीब 450 किलोमीटर तक मेरा 2 गाड़ियाँ पीछा कर रही थी। उसमें गुंडे भरे हुए थे जो हॉकी स्टिक्स दिखा रहे थे वगैरह, वो बहुत कुछ हो रहा था उस वक्त। तो वो सारा वो मैंने लिखा है। स्टोरी आने के बाद भी एक बार हमला हुआ था। बाकी जो उन लोगों का एक भक्त संप्रदाय बन चुका है, तो वो तो मतलब फेसबुक पे, ट्विटर पे फ़ोन करके गाली गलौज करना, गंदे गंदे लफ्ज़ों में ट्रोल करना, फैमिली को ट्रोल करना, ये सारी बातें तो हो ही रही थी। ये जो स्टोरी थी ये कई सारे पार्ट्स में आने वाली थी। तो मैंने जो फाइल किया था वो कुछ 38,000 वर्ड्स की स्टोरी फाइल की थी। पहले 2 ब्रेक्स जो आए थे, दो पार्ट्स, वो कुछ 2-3 हज़ार वर्ड्स के थे। तो उसके बाद और काफ़ी सारे पार्ट्स आने वाले थे। चूँकि महाराष्ट्र में मुझे लोग जानते हैं, शक्ल से भी जानते हैं, तो ये मुमकिन नहीं था कि उसके बाद मैं खुद फील्ड पे जाऊं, तो मुझे एंकर करना था उसके बाद का जो इन्वेस्टिगेशन है। तो ऐसी सूरत में मैं कतई नहीं चाहता था कि मैं सिक्योरिटी लूं, क्योंकि फिर सिक्योरिटी मिनट टू मिनट मेरा ही रिपोर्टिंग करती थी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट में वही बैठे थे जिनके खिलाफ ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो ऐसी सूरत में तो मैं मतलब माय कमिटमेंट वाज विद द स्टोरी। कैरावैन ने करीब 25 पार्ट्स पब्लिश किए अलग अलग। तो उसके बाद का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए जो मैंने कहा था कि एक पूरी टीम डिप्लॉय की गई थी
बाकी जो मतलब हम कहेंगे कि फ्रैगमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो सारी चीजें बेसिकली फर्स्ट 2 पार्ट्स में आ चुकी थी। फिर एक अलग से स्टोरी हुई थी पोस्टमार्टम के स्टाफ के ऊपर, फिर एक अलग से स्टोरी हुई थी उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की रिएक्शंस के बारे में। तो ऐसी कई सारी स्टोरीज थी। उनके अकोमोडेशन जहाँ पर थी, जो एक वीआईपी गेस्ट हाउस है रवि भवन, तो रवि भवन और रवि भवन के स्टाफ के बारे में 1-2 पार्ट्स और थे। तो ये बाद में हो रहा था, जिसका एंकरिंग मैं कर रहा था बैठे हुए, मतलब एक जगह पर रुक के, और टीम फील्ड पे डिप्लॉयड थी। और वो मैं जो सोर्सेज बता रहा था, जो कॉन्टैक्ट्स बता रहा था, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, उसके जरिए वो आगे का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। नहीं, नवंबर 2017 से वैसे देखे तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। किसी ने भी मुझे हायर नहीं किया। कोशिश मैंने बहुत जगह पे की थी, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। कोई पब्लिशर मेरी किताब पब्लिश करने के लिए भी तैयार नहीं था। और बात एक्चुअली ऐसी हुई कि लोया की स्टोरी करने से पहले मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी सावरकर पे, और वो वीक में पब्लिश हो चुकी थी, जिसका टाइटल था अ लैम्ब लायनाइज्ड। एक मेमना जिसे शेर की तरह प्रस्तुत किया गया। और उनके सारी, मैंने करीब 22,000 आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स निकाले थे अलग अलग जगह से, लंदन से, पेरिस से, सेल्युलर जेल के आर्काइव्स, फिर उनके कंटेम्प्ररी रेवोल्यूशनरीज जो उस वक्त जेल में थे, उनकी ऑटोबायोग्राफीज, उसमें से एक ढाका से मुझे मिली थी। तो ऐसे बहुत जगह से मैंने वो सारे आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, जिसके बेसिस पर मैंने वो स्टोरी की थी, जिसमें उनके सारे मर्सी पिटिशंस या उन्होंने अंग्रेज वाइसरॉय लिनलिथगो के साथ जो राइटिंग में एग्रीमेंट किया था कि आई विल स्पेंड माय रेस्ट ऑफ द लाइफ इन अपोजिंग गांधी, मुस्लिम्स एंड कांग्रेस, तो ये उन्होंने लिख कर उनको दिया था, जिसके बदले में उनको 60 रुपए का पेंशन शुरू किया गया था। तो वो सारी चीजें मैंने एक्सपोज की थी। उसके बाद से शायद मैं इस राइट विंग का टारगेट बन चुका था, क्योंकि उनके आइडियोलॉग के ऊपर ही वो स्टोरी आई थी। उसके तुरंत एग्जैक्टली 1 साल बाद जज लोया की स्टोरी आई। बीच में लोया की स्टोरी सबमिट करने के बाद कैरावैन में पब्लिश होने तक मैंने और एक इन्वेस्टिगेशन किया था। जब ये जो लिंचिंग का केसेस हो रही थी, तो मैं गुजरात में 6 महीने अंडर कवर एज रफीक कुरैशी रहा था, और मैं खुद कैटल ट्रेडिंग करता था। राजस्थान से कैटल परचेज करके गुजरात में लाके बेचना, और कई बार मुझे ट्रक से खींच के मारा गया था, पीटा गया था, पैसे दिखाए, फिर उनके लोगों के पास लेके गए। तो वो एक बहुत बड़ा, वो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन था, जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ अभी मेरी अगली किताब सावरकर पे। और तो उसके बाद एक रफीक कुरैशी का जो क्योंकि मैंने माइनॉरिटीज का मतलब मैंने सिर्फ कपड़े पहने थे, मैंने भेस पहना था रफीक कुरैशी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी, स्कल कैप पहनता था, पठानी कपड़े पहनता था, तो सिर्फ भेस मैंने बदला था। तो मैंने वो डर महसूस किया कि कितना डर है एक कम्युनिटी के लिए। उस कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी का हिस्सा बनकर जीना, ये कितना दुश्वार और मुश्किल बना के रखा है आज भारत में। वो सब मैं उस वक्त महसूस कर रहा था। और उसके बारे में भी एक मैं किताब लिखूंगा। अभी तो सावरकर की किताब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उसमें मैं अक्सर हिस्टोरिकल किताबों में जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं, तो वैसे रेफरेंसेस देने की बजाय मैं वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोग्राफी दे रहा हूँ। जैसे पिटीशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, लाइक दैट। मैं तो कभी भी नाउम्मीद होने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं कभी निराश नहीं होता। और मेरा यकीन है इस बात में कि हेट्रेट हैज एन एक्सपायरी डेट, लव इज टाइमलेस। तो कभी ना कभी इस नफरत का, इस द्वेष जो फैलाया जा रहा है, उसका अंत तय है। नफरत पालने वाला भी थक जाता है, वो नफरत थका देती है या नफरत उसको निगल जाती है। तो डेफिनेटली वो दौर आएगा फिर से एक बार, डेफिनेटली ये बदलेगा। नए जर्नलिस्ट जो है, उन्होंने अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि वो जर्नलिज्म में क्यों आए हैं, पर्पस क्या है जर्नलिज्म में आने का।
अगर जर्नलिज्म का पर्पस उनको मिल गया तो मुझे लगता है फिर से एक बार वो ईमानदारी से जर्नलिज्म करना और सच्चाई लोगों तक पहुंचाना ये शुरू हो सकता है। अब और दूसरी बात ये भी है, मैं ये मानता हूँ कि आज की जो जनरेशन है उस जनरेशन को हम जो मिसालें देते हैं भगत सिंह की देंगे, सुभाष चंद्र बोस देंगे, महात्मा गांधी देंगे, उनको वो माइथोलॉजिकल फिगर्स लगती है। वो उनको यकीन ही नहीं होता कि वाकई में इस किस्म से कोई जी सकता है। तो उनको वो यकीन देने के लिए आज की कुर्बानियां दिखानी पड़ेगी, आज की शहादत, आज का सैक्रिफाइस, आज का त्याग, आज की लड़ाई, आज का संघर्ष दिखाना पड़ेगा, तभी वो इंस्पायर होंगे। अब वो उस पुराने एग्जाम्पल से उनको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। ये जो है एक तो है कि आरएसएस दशावतारी रावण की तरह है, उसके 10 चेहरे हैं और हर चेहरा अलग चीज बोलता है, लेकिन वो हर बोलने वाली हर चीज एक ही दिमाग से आ रही, तो वो जानबूझकर कंफ्यूज लोगों को करना चाहते हैं। अब भागवत ये जो कह रहे हैं, मुझे कभी कभी तो लगता है ये क्यों कहते हैं। भागवत जो कह रहे हैं कि पंडितों ने नहीं जाति व्यवस्था, पंडितों ने निर्माण की, भगवान ने नहीं की थी। अब क्या मोहन भागवत ने भगवत गीता नहीं पढ़ी है? अगर भगवत गीता अगर वो पढ़ेंगे तो भगवत गीता में ही 4 वर्णों की व्यवस्था लिखी है कि ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे और शूद्र होंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है, ये कास्ट सिस्टम जो है, ये भगवत गीता में लिखी है। महाभारत के उदाहरण देते हैं। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काट लिया था कि उसको सीखने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो आदिवासी था। कर्ण को राजा बनने से मना कर दिया था क्योंकि वो सूत पुत्र कहलाया जाता था। तो वो कास्ट सिस्टम महाभारत में थी। अब इस्लामी हमलों से इनके जीवन पर असर पड़ा अगर ऐसा कहना है तो रामायण क्या था? रावण ने लंका से आके सीता का अपहरण किया था। हमारे नासिक में ही सीता का अपहरण हुआ ऐसा कहा जाता है। और कैसे हुआ था? मैं तो ये बात हमेशा कहता हूं कि सीता को किस तरह फंसाया रावण ने, तो साधु के भेष में आया था। और मैं वही कहता हूं कि बिरबल अकबर की कहानी भी मैं इसलिए पढ़ता था ताकि उससे कुछ बोध लूं। तो रामायण से मैं यही बोध लेता हूं कि साधु के भेष में आने वाले हमेशा फंसाते हैं, गुमराह करते हैं, चीट करते हैं। और रावण कौन था? इन्हीं संघ और मनुवादियों की व्यवस्था से रावण तो ब्राह्मण था। तो जाति व्यवस्था थी उस वक्त। मुझे लगता है वो भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गए हैं। ना तो उसका विरोध कर पाते हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं भारत जोड़ो कहना गलत है। तो उससे बौखला गए हैं। और उसको जो रिस्पांस मिला लोगों से वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल यात्रा है। जो आरएसएस इस देश में जहां धर्म, पंथ, लिंग, भाषा, हर किस्म की डिवीजन क्रिएट करना चाहती है, और वहां एक यात्रा निकली थी जो यूनाइट कर रही थी, इन सारी डिविजन्स को यूनाइट करने की बात कर रही थी, तो वो बौखला गए। अब इसका विरोध नहीं कर सकते तो अपनी नैरेटिव को हमें कॉन्स्टेंटली बदलते रहेंगे। अब इस तरह से तो मामला वो और उलझाएंगे और उतना उस भारत जोड़ो यात्रा का इंपॉर्टेंस, महत्व ज्यादा लोगों के ध्यान में आएगा कि ये मतलब एक हिंदू ये समझ सकता है कि ये कितने बौखलाए हुए हैं। हर रोज अलग अलग किस्म की बयान देते हैं, 2 लोग अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स करते हैं। अब अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र ये अपने आप में एक दूसरे के खिलाफ है। अखंड भारत बनाना चाहते हैं। अब अखंड भारत में अगर बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, तो मुस्लिम पॉपुलेशन 50% हो जाएगी यहाँ पे। तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। ये हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं, अखंड भारत की भी बात करते हैं। ये कंप्लीटली बौखलाए हुए हैं आज इन कुछ वजहों से। और मुझे लगता है 2024 में, क्योंकि लोग भी थक गए हैं, दिन भर किसी ना किसी की नफरत करते रहो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, भाषा के आधार पर, दिन भर
वो आदमी थका हारा जब शाम को वापस आता है दिन भर नफरत करके, तो घर वालों से भी प्यार से बात नहीं कर पाता। ये जो दिल्ली में निर्भया का मतलब वाकया हुआ था, तो उस वक्त हमने देखा कि पूरे देश में सिविल सोसाइटी रास्ते पर निकल पड़ी थी हाथ में मोमबत्ती लेके। 600 शहरों में देश के रात भर लोग मोमबत्ती लेके चल रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था, इस सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी को मालूम था कि रात को 12:30 बजे बस में उस लड़की के साथ अत्याचार करने वाला क्रिमिनल कोई पेटी क्रिमिनल है। तो वो निकल पड़े थे। जब एक जज की हत्या की बात सामने आई तो पूरे देश में एक भी मोमबत्ती नहीं जली, क्योंकि यही सिविल सोसाइटी वो भी जानती थी कि इस हत्या के पीछे जो आदमी हो सकता है वो बहुत पावरफुल आदमी हो सकता है, तो इसके खिलाफ हम रास्ते पर नहीं उतरेंगे। तो सिविल सोसाइटी अगर इस तरह से एक कन्वीनियंट रोल प्ले करती रहेगी तो आम आदमी को जस्टिस मिलना नामुमकिन हो जाएगा। और इसलिए मैंने वो भी एक वजह है इस किताब लिखने की कि इस किताब का एक भी पन्ना पढ़ने वाले को डराता नहीं है। ये वो हर एक पन्ना उस पढ़ने वाले के मन में ये कॉन्फिडेंस देता है कि इस डर के माहौल में भी उस डर के खिलाफ खड़े रह सकते हैं और उसके खिलाफ सच्चाई के साथ काम किया जा सकता है। तो वो डर हटाने की कोशिश ये किताब है। मैं हमेशा ये बात मानता हूँ और हर जगह कहता भी हूँ जहां जहां जाता हूँ, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलने पर या कुछ नहीं सोचने पर आदमी मर ही जाता है। तो एक जिंदा लाश की तरह जीना अगर नामंजूर है तो बोलना जरूरी है।